हेलो बच्चों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप शायद लाइफ में अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। रीजन बीइंग, फाउंडेशन में ऐसा कोई सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन इंटर और फाइनल दोनों में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर की तरह वर्क करता है। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट हम फाइनेंशियली अवेयर होने चाहिए, क्योंकि अगर हम कंसल्टेंसी में हैं और कोई क्लाइंट कोई प्रॉब्लम में है तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अवेयरनेस बहुत हेल्प करेगी। हम एज एंटरप्रेन्योर अगर काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें तो बहुत कोर में आ जाता है। एंड रीसेंट में इंडिया जिस जंक्चर पे है वहां से आप ऐसा समझ लो बहुत सारे एसेट क्लासेस, ठीक है, वी आर अ सेविंग बेस्ड इकोनॉमी। तो अर्लियर वो सेविंग काफी सारी ज्यादा फिक्स्ड इनकम और रियल एस्टेट या कमोडिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर में चैनलाइज होती थी। अर्लियर मतलब 4-5 डेकेड के पहले बोल रहा हूं मैं। फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ और म्यूचुअल फंड की ओर आए, इक्विटी भी आया, लेकिन अब बहुत जोर शोर से इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ्स और बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की इंट्रोडक्शन हो रही है टू द इन्वेस्टर्स। एंड धीरे धीरे जेन जी जो अभी काम करने में, मतलब द फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैच ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेन जी इज नाउ ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है। इनफैक्ट टॉप 5 बैचेस, ठीक है, अर्लियर वो होंगे, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट स्लॉट भी वैसा आएगा। तो उनमें अगर आप देखोगे व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज के बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स इक्विटी, टुवर्ड्स डेरिवेटिव्स, टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, टुवर्ड्स एआईएफ। तो एक्सेप्टेबिलिटी मतलब अवेयर है वो लोग, लेकिन कई बार वो वर्क कैसे करता है वो हमें अक्सर पता नहीं चलता है। और यही रीजन है कि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम अगर अवेयर होंगे तो ये एक सेपरेट फील्ड बन जाता है हमारे लिए, जिसको हम फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ पार्ट टू वर्क अपॉन। एंड दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकम्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने इंटर और फाइनल का कॉम्बो मिला के आपको बताया है। इंटर पे हमारा जो मेजर सिलेबस है दैट विल बी मोर और लेस ऑन व्हाट अ मिडल लेवल मैनेजर या जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं या सीईओज होते हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग लेते हैं और क्या क्या डिसीजंस लेते हैं। और फाइनल में जो हमारा सिलेबस है दैट इज गोइंग टू बी अ बिट मोर एडवांस, इसलिए उसका नाम ही है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटर में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, फाइनल का आपका पेपर 2 है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग बहुत सारे असेट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। असेट क्लासेस मतलब इक्विटीज, असेट क्लासेस मतलब बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, असेट क्लासेस मतलब म्यूचुअल फंड, असेट क्लासेस मतलब डेरिवेटिव्स, असेट क्लासेस मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, असेट क्लासेस मतलब करेंसी की अवेयरनेस, तो चाहे वो करेंसी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट असेट क्लासेस की अवेयरनेस हम लोग लेंगे इन आवर सीए फाइनल लेवल। एंड ये बहुत इंटीग्रेटेड ही है। जितना अच्छे से आप इंटर पढ़ेंगे उतना बढ़िया आपका फाइनल पे ग्रिप रहेगा, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ हम कंसल्टेंसी में हो, हम जॉब में हो, हम एंटरप्रेन्योरशिप में हो, हम कोई भी फील्ड में हो, अवेयरनेस अबाउट मनी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, how to determine the risk and return of different asset classes is going to be helpful in any and every way to you, ठीक है। आप रिटायर भी हो जाएंगे तो you won't stop managing your own money because the best way is what, let our money work for us। तो रिटायरमेंट में ऐसा थोड़ी है कि
इनकम बंद हो जाती है, हमारा वर्क होना बंद हो जाता है। बट हमको ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि हमारी इनकम तो सदा बाहर रहे, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही तो प्रोडक्ट्स जो है वो हम यूज करने वाले हैं। तो अभी हम आज के सेशन में एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट आर वेरियस चैप्टर्स of CA Inter and its some connection to CA Final, and how is it utilizable in the real world, and what all things we must keep in mind. So ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इन टूडेज पार्ट, एंड बहुत जरूरी है बिकॉज हाउ से पहले वाई अगर पता होगा हमें तो मजा आता है, ऐसा मुझे बहुत लगता है कि कैसे करना है सम सॉल्व, वो एक एस्पेक्ट हो गया, बट ठीक है क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग इट, वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नॉट जस्ट के कोई सेक्शन आएंगे और आप उसको पढ़ेंगे, दिस इज मोर अबाउट कि आपको खुद का इंट्यूशन एंड नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये आज की ही न्यूज है मॉर्निंग की कि आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से कट की, तो उससे जनरल इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, ठीक है, माइट गो डाउन, ठीक है, और उसके कारण सप्लाई ऑफ मनी शैल इंक्रीज, ठीक है, उसमें से कितना पैसा कहां लागू हो रहा है, कौन से असेट क्लास में जा रहा है, उसका जबरदस्त इंपैक्ट जो है वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, किस तरीके से आता है, ये सवाल अगर मन में आता है तो आपको और बहुत ज्यादा मजा आएगा, और नहीं आता तो आप सोचिए भी एक बार कि क्यों नहीं आता, बिकॉज एज अपकमिंग सीएज, ठीक है, एंड एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी मस्ट ऑलवेज हैव दिस टेंडेंसी टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, बिकॉज then and only then we will be able to understand things in a proper way and also consult people. जहां पे गलती ऑफ कोर्स हो सकती है, किसी से भी बन सकती है, लेकिन एक एटीट्यूड जरूर रहना चाहिए ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लाइफ में, बट अभी का करंट ट्रेंड बहुत ऐसा है, फिनेंस में काम करना है, इक्विटी रिसर्च में जाना है, स्टॉक मार्केट में वर्क करना है, बिकॉज प्रोबेबली पोस्ट कोविड हमारे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत सारी पब्लिक जो है वो, ठीक है, मार्केट्स में इंट्रोड्यूस है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मार्केट्स हैव बीन काइंड एज वेल, ठीक है, जैसे कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं गॉड इज काइंड, वैसे रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, तो मार्केट हैज बीन काइंड। लास्ट 1 ईयर को छोड़ दो तो उससे पहले तो बहुत अच्छा पैसा लोगों ने कमाया है, अगर थोड़ा सा टैक्टफुली इन्वेस्ट किया है तो। सो उसका भी एक रीजन है कि थोड़ी ये अभी हवा चल रही है, बट अच्छे और बुरे दोनों ही विंड्स में, ऐसा कहते हैं ना कि सेलर्स स्किल इज टेस्टेड व्हेन द विंड्स आर स्ट्रांग, ठीक है, तो शायद स्ट्रांग विंड्स भी कभी आएंगी, तो अब हमारी सेलरिंग स्किल्स टेस्ट होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा हम मजबूत बनाने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, काफी ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस आपने पास्ट में ले रखी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है विच यू माइट बी माइट बी लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। सो उस रिस्पेक्ट से दिस इज एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बिकॉज आपका पूरा का पूरा इंटर लेवल और फाइनल लेवल का जो फाइनेंस है वो डिसीजन मेकिंग के इर्द गिर्द घूमता है। और एज एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, अभी बहुत सारे नए सीए जो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीएज रोल इज रेस्ट्रिक्टेड जस्ट टू taxation and auditing, ठीक है, और accountancy. We are thinking beyond, and many chartered accountants are turning out to be an overall consultants जो business को growth देते हैं। अभी आपने सुना होगा बहुत बार एक वर्ड फैमिली ऑफिस में काम करते हैं, तो in the past 20-30 years there are many families who have acquired substantial amount of wealth, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, नो, इट इज दैट जनरेशन शिफ्टिंग, ठीक है, और अब नेक्स्ट जेन जब आ रही है और एक सब्सटैंशियल कैपिटल बेस है, जैसे हम अभी सूरत में है, अगर मैं सूरत की बात करूं तो सूरत में जो लोग 1980s में 1990s में आए थे तो उनको लगभग 30-40 इयर्स हो गए, एंड जिन्होंने ढंग से मेहनत की है एंड
ठीक है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी अच्छे से साथ में दिया है, तो दे मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब उनका एज स्पैन अभी 50s 60s में आ गया बिकॉज दे केम हियर इन 20s 30s, जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव। तो अब इट इज नाउ दैट टाइम टू रिटायर एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू टेक ओवर। अब अभी के टाइम में अगर हम देखें तो साड़ी की डिमांड एज अ होल शायद थोड़ा रिडक्शन पे है, क्योंकि जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है उनकी यूटिलिटी टुवर्ड्स डेली वेयर ऑफ साड़ी इज बिट लेस। तो कुछ जनों ने डाइवर्सिफाई कर लिया, वो टेक्सटाइल्स में ही रहे बट वो कुर्तीज पे शिफ्ट हुए, वो और तरह के कपड़े बनाने लगे, फैब्रिक में आ गए, डाइंग प्रिंटिंग को आगे पीछे कर लिया, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट कर लिया, वर्टिकली इंटीग्रेट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग में आ गए एंड सो ऑन। बट देयर आर मेनी अदर्स जिनको ऐसा है कि एक स्टेबल रेट पे ये बिजनेस ग्रो हो रहा है, और जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है वो फैमिली बिजनेस मैनेज करेगी। अब व्हाट इज फैमिली बिजनेस, वहां पे सपोज 50 करोड़ वेल्थ इकट्ठा हुई है, तो द अपकमिंग जनरेशन विल सी कि उस 50 करोड़ को कहां कहां पार्क कर सकते हैं। ठीक है, इन सर्टन कंपनीज जो लिस्टेड है, इन सर्टन कंपनीज जो अनलिस्टेड है, इन सर्टन कंपनीज जो अभी बेबी फेस पे है, ठीक है, सम पार्ट इन द बॉन्ड पोर्टफोलियो एंड मे बी क्रिएट अ रिटर्न आफ्टर ऑफ दैट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, सो वेल्थ मैनेजमेंट एज एन अपकमिंग फील्ड हम देख रहे हैं, बिकॉज इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है 5 ट्रिलियन हम बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी का ओवरऑल लेवल एंड सेविंग्स रेशियो हमारा हमें पता है, तो उसके हिसाब से सब्सटेंशियल मनी इज गोइंग टू बी कमिंग देयर। ठीक है, जो कि मेजरली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पार्क होता है, तो अगेन म्यूचुअल फंड्स के लिए भी तो विल नीड मोर अमाउंट ऑफ फंड मैनेजर्स एंड देयर विल बी न्यू फंड्स दैट विल बी कमिंग। आप AIFs का रजिस्ट्रेशन देखेंगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, कैट 1 कैट 2 कैट 3, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फंड्स का बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है। एंड उसके एज फंड मैनेजर्स भी हमें ये बेसिक अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। सो बहुत वाइड फील्ड है, ठीक है, बहुत खतरनाक स्कोप है ऐसा मुझे लगता है। एंड अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ें तो यू कैन itself make a career in this particular aspect also, that is इंटर लेवल पे आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव भी वही है ICI का, कि आप चूज करें कि आर्टिकलशिप में फिर आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या आर्टिकलशिप कर लो उसके बाद एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज कॉस्टिंग, कंसल्टिंग, फिनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अगेन अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग, ये सारे बहुत वाइड वैरायटी आ गई है। तो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी देखे, ठीक है, रूटीन है, नया है, पुराना है, उससे जज ना करके देखे रियल लाइफ में हम उसको कैसे पुटअप कर सकते हैं। तो ऐसे देखे तो शायद अब हमें है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डायरेक्टली हमें हमारे फॉर्म के अंदर पढ़ाने में काम आ रहा है, वो एक अलग बात है। तो उसमें देखें तो शायद ये सारे सब्जेक्ट ही थोड़े थोड़े काम आ रहे हैं, बिकॉज कहीं हमें ये भी देखना है कि एफिशिएंसी कैसी है, तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, जो सरप्लस फंड्स है उसको पार्क कहाँ करना है तो फाइनेंस काम में ले रहे हैं, ठीक है, जो कंप्लाइंसेस है उसको कवर करने में हम लोग टैक्सेशन को काम में ले रहे हैं, ठीक है, प्लस रूटीन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है, एंड अ फ्यू अदर थिंग्स, ऐसा है। सो ये नजरिया आप रखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें। एंड अदरवाइज तो वो है ही है कि चैप्टर आ गया, सम आ गए, कैसे करना है वो कर लिया, रट लिया एंड वी आर डन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आल्सो नोइंग व्हाई बिकम्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हम थोड़ा देखेंगे कि इसका सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, और जैसा मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमारा पूरा पार्ट है। ठीक है, सो वैसे हम देखें तो देयर आर अ टोटल ऑफ 9 चैप्टर्स जो इसको पूरा कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हम 3 मेजर डिसीजन एक सब डिसीजन के ऊपर रहता है, जिसमें एक आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, एक आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, और एक आता है डिविडेंड डिसीजन, एंड एक आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। पूरा सिलेबस हमारा ये 4 तरह के डिसीजंस लेना सिखाएगा हमें। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, और हम कौन से फेज पे है वो डिसाइड करेगा कि कितना पैसा किस तरीके से चाहिएगा हमें, राइट। ठीक है, कितना पैसा किस तरीके से चाहिएगा का क्या मतलब हुआ,
प्रिंसिपली हो सकता है आप बहुत बड़े, जैसे अभी देयर इज अ फ्लरी ऑफ आईपीओज इन द करंट मार्केट, अगर आप देखोगे, थोड़ा भी ट्रैक करते हैं आप फाइनेंशियल मार्केट्स को, तो आपने देखा होगा, तो वो लोग एक तरह का फंड रेजिंग ही कर रहे हैं। अब आईपीओ मतलब क्या, कंपनी अभी अभी नई बनी है? नहीं, काफी टाइम से पुरानी है और अब पब्लिक जा रही है। तो पब्लिक जा रही है तो उसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ओएफएस, ठीक है, और एक आता है कि कंपनी नए शेयर्स इश्यू करे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश इश्यू। तो ओएफएस में तो क्या हो रहा है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा, बस ओनर्स की अदला बदली हो रही है। कोई लोगों ने बहुत अर्ली फेज पे पैसा लगाया होगा, अब कंपनी ठीक ठाक बढ़ गई है तो वो लोग एग्जिट ले रहे हैं। जबकि आप अगर फ्रेश इश्यू में देखोगे, मतलब कंपनी और ग्रोथ देख रही है और उसके ले रही है, तो ये एक तरह की फाइनेंसिंग डिसीजन ही तो हुई ना, कि कंपनी ने चूज किया कि हमें लोन नहीं लेके क्या करना है, नए शेयर इशू करने हैं। नए शेयर इशू करेंगे तो उनका स्टेक भी तो डाइल्यूट होगा थोड़ा, क्योंकि जो प्रोमोटर्स है उतने शेयर्स उतने ही रहे और शायद टोटल शेयर्स अब बढ़ जाएंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब जहां पे हम ये नक्की करेंगे कि हम डेट से पैसा उठाएं, हम इक्विटी से पैसा उठाएं, हम प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाएं, डेट के अंदर भी हम डिबेंचर्स इशू करें, हम बैंक लोन ले, हम पब्लिक डिपॉजिट्स में जाएं, लोन के अंदर भी हम सिक्योर्ड लोन ले, अनसिक्योर्ड लोन ले, क्या अवेलेबल है, किस तरीके से उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स होता है, किसमें रिस्क ज्यादा होता है, किसमें रिस्क कम होता है, आप कौन से स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल में हो तो आपके लिए कौन बेटर रहेगा, ये सारी चीजें जो डिसीजन मेकिंग हमें सिखाएगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग, फाइनेंस ले रहे हैं, बिजनेस को पैसा चलाना है। कोई स्टार्टअप है जो एकदम बेसिक लेवल पे है तो उसको सीड फंडिंग चाहिएगी, क्योंकि वो तो टेस्ट ही करेगा अभी, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप बन गया, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, तो फिर राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी, राउंड डी होगा, तो उन पे वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, वो लोग देखते हैं। कोई ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ रहा है तो उसने बैंक से पैसा उठाया है और फिर अच्छा कर रहा है बिजनेस, तो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कर रहा है। तो देखो मैंने अभी सिर्फ 2 मिनट में आपको कितने सारे ऑप्शंस बता दिए। सीड फंडिंग अलग, गोइंग वाया वेंचर कैपिटलिस्ट अलग, डिबेंचर्स अलग, सिक्योर्ड लोन अलग, अनसिक्योर्ड लोन अलग, पब्लिक डिपॉजिट्स अलग, बैंक के थ्रू जाए अलग, ओवरड्राफ्ट अलग, कैश क्रेडिट अलग, इक्विटी अलग, प्रेफरेंस शेयर्स अलग। इतने सारे डिसीजंस का क्या इंपैक्ट होता है हर एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर पे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर भी तो एक तरह का इन्वेस्टर ही है, इक्विटी वाले भी एक तरह के इन्वेस्टर ही है, और प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी एक तरह के इन्वेस्टर ही है। तो पैसा कहां से लेना है, कितना लेना है और उसका क्या इंपैक्ट होगा हर एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर पे, ये जो हमें बताता है वो कैटेगरी है हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और उसके बाद हम थोड़ा देखने वाले हैं 3 चैप्टर जो आई थिंक रिलेटेड है। अर्लियर सिलेबस में तो उनको एक में ही क्लब करके दिया जाता था, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, ठीक है, एंड फिर आ जाता है आपका लेवरेज। थोड़ा डिस्कस करेंगे इस पे, लेकिन पहले बाजू वाले डिसीजन की बात करते हैं। बाजू वाला क्या डिसीजन, क्या लिखा हुआ है बताइए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा रेज हो गया, अब कहां लगाना है। एक्चुअली तो उल्टा होता है कि कहां लगाना है वो पहले नक्की कर ले रहे, फिर सोचते हैं कि रेज कहां से करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लगाना है कि नहीं लगाना, ये मेजर पार्ट हो गया ना। जैसे हो सकता है कोई कंपनी के पास फ्री पैसा पड़ा है अभी, उसका सेम बिजनेस में तो कुछ काम नहीं आ रहा, तो वो और कहां लगाए। तो यहां पे हम लोग सारे एसेट क्लासेस की नहीं, लेकिन हम मेजरली मशीन्स की बात करने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं। कि कोई प्रोजेक्ट आया, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में एक मशीन खरीदेंगे, वो मशीन 5 साल तक चलेगी, 5 साल में हर साल वो इतनी यूनिट्स बनाएगी, इतनी यूनिट को हम इतने में बेच पाएंगे, उसकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी होगी, उसका डेप्रिसिएशन इतना होगा, काट छाड़ के इतना पैसा बचेगा, 5 साल का टोटल लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो इनिशियली जा रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खरीद लेना चाहिए मशीन को। नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, नहीं खरीदना चाहिए। इसका थोड़ा सा हिंट आपने आपके फाउंडेशन लेवल में चैप्टर नंबर 4 में एक टर्म पढ़ा था, एनपीवी,
एनपीवी का फुल फॉर्म क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू। पूरा चैप्टर उसके इर्द गिर्द घूमता। और भी टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टेक्निक्स टू डिसाइड वेदर टू गो अहेड विथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन और नॉट, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, वो चेक करने का जो काम है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता है। तो इसमें हम क्या टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे एनपीवी, जैसे पीआई, जैसे आईआरआर, जैसे पे बैक पीरियड, जैसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक गो थ्रू करने वाले हैं, जो हमें ये बताएगी शैल वी गो अहेड विद द डिसीजन और नॉट, आगे बढ़े कि ना बढ़े। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, पर जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट पे नहीं, किस पे फोकस करना है? री इन्वेस्टेबिलिटी पे। और री इन्वेस्टेबिलिटी मतलब हमारा फोकस होना चाहिए कैश पे। तो प्रॉफिट में डेप्री एड बैक करेंगे, क्योंकि डेप्री तो नॉन कैश है, तो भले ही प्रॉफिट कम दिख रहा है पर पैसा तो ज्यादा बचा होगा, तो उसको मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो पैसा कहां से आएगा ये कौन बताता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। और लगाना है कि नहीं लगाना है वो कौन बताता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और लगाना है कि नहीं लगाना वो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं, अलग अलग टेक्निक्स दी है। उन टेक्निक्स को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ चैप्टर नंबर 7, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें कुछ टेक्निक्स मैंने लिखी है और भी है, अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसलिए लिखी है। कौन कौन सी टेक्निक्स? एनपीवी विच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन PI that is profitability index, then we have IRR that is internal rate of return, then payback मतलब कितने सालों में पैसा वापस आ जाएगा, एंड डिस्काउंटेड पेबैक मतलब हम डिस्काउंटेड वैल्यूज लेंगे, देखेंगे आराम से, पीवी कर देंगे, बस सिंपल वही। तो इसका थोड़ा हिंट हमने चैप्टर नंबर 4 जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, SICI था, एन्युइटी था, उसमें देखा था फाउंडेशन में QA के अंदर, लेकिन इसको और डिटेल में इधर देखेंगे। तो अब देखो पैसा कहां से आया वो कौन बताया? फाइनेंसिंग डिसीजन। गुड। पैसा कहां लगाना है वो कौन बताया? अब लगाया तो रिटर्न आया वहां से, मतलब प्रॉफिट हो गया हमें, वो देना है कि नहीं देना है, और देने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी जब हम डिविडेंड देंगे, या देने की जरूरत नहीं है, ये हमें कौन बताएगा? डिविडेंड डिसीजन। तो इधर हम कुछ थ्योरीज या टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग लोगों ने दी है, जैसे कि गॉर्डन ने दिया है, जैसे कि वॉल्टर ने बोला हुआ है, जैसे कि लिंटनर ने बोला हुआ है, जैसे कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, जैसे कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है। इन लोगों ने बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी है, ठीक है। क्या थ्योरीज दी है? कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, इतना देने से फर्क पड़ेगा प्राइस पे कि नहीं फर्क पड़ेगा, उसकी अवेयरनेस हो। तो आपको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मिडिल लेवल मैनेजर्स, इनफैक्ट जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो मिडिल लेवल मैनेजर्स के भी सबऑर्डिनेट्स की तरह काम करेंगे, बट धीरे धीरे आपको अवेयरनेस होगी तो आप प्रैक्टिकलिटी देखेंगे। क्योंकि बहुत रूटीन में है कि हमको पैसा चाहिए तो कहां से उठाएं, ये मशीन में पैसा डाले कि नहीं डाले, क्योंकि जब आपके पास वेल्थ होगी ना तो लाइन से रोज 5 जन आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, सर ये नई मशीन आई है, नया प्रोजेक्ट आया, देख लो, डाल रहे हो तो, ठीक है। जैसे अभी 2 दिन पहले ही एक प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो रहा था, विच वॉज, मतलब इसका ये मतलब नहीं मैं बोल रहा हूँ पैसा है मेरे पास बहुत, ठीक है, बट एक प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो रहा था, वो बोल रहा हूँ कि एक देयर इज अ मशीन नाउ इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज, अभी लेयर्ड पैकेजिंग मटेरियल आने लग गया, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, ठीक है। व्हाट इज लेयर्ड पैकेजिंग मटेरियल? अभी जो पेपर की प्लेट आती है वो 1 टाइम यूजेज वाली होती है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन ही हो रहा है, तो पेपर, बांबू, हम सब ऑल्टरनेटिव्स पे जा रहे हैं। जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव दैट हाउ थिंग्स वर्क। तो वो आ रहा है। अब लेयर्ड पैकिंग क्या हो गया, उसमें 12 या 15 लेयर आएंगे, और आप पहली बार यूज करो, वो थोड़ी खराब हुई, उस लेयर वो निकल जाएगा, ठीक है, वो लेयर निकल जाएगा, उसको रोल ओवर करके आप फेंक दो, फिर बाकी की प्लेट एज इट इज है, ठीक है। तो अगर वो 10 लेयर्स है या उसमें 12 लेयर्स है तो दैट विल बी यूज फॉर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, और 10 प्लेट का खर्चा
और इस एक प्लेट का खर्चा बराबर नहीं है, ठीक है, ये सस्ती है, तो टेक्निकली कस्टमर को फायदा हो रहा है। कैसे? कॉस्ट बचेगा उसका, ठीक है, और जो सेलर है या मैन्युफैक्चरर है उसको फायदा हो रहा है क्योंकि एक साथ उसकी 10 प्लेट बिक रही है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी नहीं है और विन विन गेम है और सस्टेनेबल भी है और नेचर को भी हेल्प कर रहा है। तो ये पार्ट है। तो उसकी मशीन कितने की आती है, कितने साल की लाइफ होती है, कितना प्रोडक्शन एक दिन में करती है, पेपर का क्या भाव होता है, इनपुट क्या जाएगा, पर प्लेट कॉस्टिंग कितनी बैठेगी, सेलिंग प्राइस क्या है, इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, तो कितना रेवेन्यू बैठेगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, टैक्स कितना कटेगा, डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, उसको एड बैक करके हर साल कितना पैसा छूटेगा वो देख लिया। ऐसे 5-7 साल का प्रोजेक्शन किया, सबका प्रेजेंट वैल्यू किया और चेक किया कि क्या ये लेयर्ड पैकिंग के प्रोजेक्ट को हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्लासिक एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड मेजॉरिटी ऑफ योर सम्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस। कभी आपको सोलर पैनल के बारे में चर्चा करवाएंगे, कभी इसमें, एंड एज एस्पायरिंग सीएस अगेन विल से कि दिस शुड एक्साइट यू, दिस शुड नॉट बोर यू, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट बिजनेस, बिकॉज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ फॉर बीइंग सक्सेसफुल इज टू नो हाउ टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस, दैट्स इट, ठीक है। आप ये सारी पढ़ाई सिर्फ इसीलिए कर रहे हो टू अंडरस्टैंड हाउ डज बिजनेस वर्क। And if you are able to understand the complex business models, ठीक है, then as investor you have ample amount of options available। जरूरी थोड़ी है कि हमें खुद का धंधा करना हो, ठीक है, एक बार कैपिटल बिल्ड कर लिया, थोड़ी वेल्थ बिल्ड कर ली, देन ऑलवेज वी कैन हैव दिस नेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेसेस एंड इन्वेस्टिंग इन दोज बिजनेसेस। तो मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, मशीन का रिसर्च, ठीक है, किस रेट से ग्रो होगा वो रिसर्च, एंड देन लुकिंग फॉर सच कंपनीज, ठीक है, स्कटल बट करना, एंड देन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना। तो उसका जो प्राइमरी रिपोर्ट होता है कि मशीन से कितना रिटर्न छूटेगा वो हमें कौन बताता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड इफ दिस इज नॉट एक्साइटिंग यू देन आई मस्ट से दैट प्रॉब्लम है, ठीक है, बिकॉज ये एटीट्यूड इंटर में तो शायद चल जाएगा, फाइनल में तो थोड़ा भी नहीं चलेगा कि हमें तो बस इतना करा दो कि हम पास हो जाए, ठीक है, सो दैट्स नेवर गोइंग टू वर्क, ठीक है। फाउंडेशन में यूं होता था, लास्ट के 1 महीने में पढ़ लिया एंड देन वी आर थ्रू, ठीक है, शायद इंटर में वो 1 महीने की जगह 3 महीने में हो जाएगा, बट द नॉलेज दैट यू विल मिस आउट इज गोइंग टू हर्ट यू, एंड दैट्स वेयर द मेजर प्रॉब्लम राइजेस। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग, पैसा आएगा कहां से, कौन बता रहा है? फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे और कहां लगाएंगे वो कौन बताएगा? और वहां से जो रिटर्न जनरेट होगा, अब उससे डिविडेंड दे नहीं दे उसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो कौन बताएगा? डिविडेंड डिसीजन। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मशीन खरीदना है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, बट देयर आर आल्सो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंडिंग। लाइक सीजन का टाइम है, ज्यादा इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, ज्यादा माल बेचेंगे, ज्यादा उधारी जाएगी, ज्यादा डेटर्स होंगे, ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा, किसमें? वर्किंग कैपिटल में। एक जन है, ठीक है, सपोज कोई जन है जो सिर्फ ये प्लेट्स ही बेच रहा है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया। अब एक जन है जिसके पास 10,000 प्लेट्स है। 10,000 प्लेट इतना बड़ा स्टॉक नहीं है, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन इज ऑन, ठीक है, तो ऐसा होगा कि एक ही ढंग की अगर 500 जनों की शादी है तो उसमें ही 5-7 हजार प्लेट लग जाएगी, क्योंकि 2 दिन 3 टाइम, ठीक है, और 500 जन, तो आप कैलकुलेट करेंगे और कुछ वेस्टेज और कुछ स्पेयर तो हो गया हो। तो एक जन है जिसने 10,000 प्लेट्स का इन्वेंट्री रख रखा है, एक है जिसने 5 लाख प्लेट्स का इन्वेंट्री रख रखा है। तो जिसने 5 लाख प्लेट्स का इन्वेंट्री रखा है उसने क्या किया होगा? सपोज वो होलसेलर है तो उसने आगे से खरीदा होगा। अब शायद पूरा क्रेडिट तो नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ा वैल्यू है, तो कुछ उसने पैसा चुका भी दिया होगा तो ब्लॉक होगा क्योंकि धीरे धीरे बिकेगा। बट प्राइसिंग के लिए, ठीक है, उसको एडवांटेज मिले कि नहीं मिले, क्योंकि उसने पहले से तैयारी करके रखी। क्या उसे पता है शादी सीजन आएगा, मेरे को तो 50 शादियां देखनी है, 50 शादियां में मेरा काम हो जाएगा, मोटा मोटी सारा शायद यूज हो जाए, तो उसने पहले से फंडिंग अरेंज की, ठीक है, और इन्वेंट्री बना के रखी, और जो इवेंट मैनेजर्स या केटरिंग वाले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया,
उनको माल पहले ही बेच दिया और बोला तुम जब शादी हो जाए और तुम्हें पैसा मिले तो तुम 3 महीने बाद देना, तो इसका पैसा लग गया है, वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक है, उसको कैसे मैनेज करना है, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। सपोज मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, बैंक को मेरे को एक रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट कैसे बनेगी, वो कौन बताता है हम लोगों को, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। एक और अभी बहुत ही प्रैक्टिकल चीज, आप लोग को शायद पता ही होगा ये, लेकिन नहीं पता है तो अगेन ब्रिंग दैट अवेयरनेस। अभी आप सपोज आप लैपटॉप या कंप्यूटर्स के बारे में अवेयर हो तो रैम, ठीक है, और हार्ड डिस्क की जबरदस्त शॉर्टेज है अभी। आप 2024 में अगर आपने रिसेंट में कभी अलग से लैपटॉप नहीं बट अलग से, ठीक है, हार्ड डिस्क या फिर जो मेमोरी है उसका अगर कुछ बाई किया होगा, और अभी आप आज पता करना प्राइसेस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि चिप्स का जबरदस्त शॉर्टेज आ गया है। उसका प्राइमरी रीजन है कि देयर हैव बीन इमेंस नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स, दे आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब डेटा सेंटर्स में हम लोगों को क्या चाहिए, बेसिकली प्रोसेसिंग पावर चाहिए, और बेसिकली उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कॉमन बनता है। जो मैं ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं और ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है, कि कुछ कॉमन बेस है। तो अभी जो कंपनीज बनाती है उनके पास अवेलेबिलिटी ही कम है, तो वो आ ही कम रहा है। तो अभी किसी ने ये चीज पहले से प्रोजेक्ट कर ली थी, तो उसने पहले से अच्छा खासा स्टॉक करके रखा है, और उसे पता है प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको एडवांटेज ले लूंगा, क्योंकि 20-20, 30-30, 40-40 कुछ मॉडल्स में 50-50% प्राइसेस बढ़ गए इन अ पीरियड, इन अ ईयर्स टाइम, सिर्फ इन अ ईयर्स टाइम, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो अब उसने वर्किंग कैपिटल पहले से मैनेज किया होगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, कितना वर्किंग कैपिटल उसका प्रेडिक्शन किया होगा, फंडिंग ली होगी बैंक से ताकि उसे पता चले। तो ये हम किस में देखते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस, जिसमें दो सेगमेंट होते हैं, आपको पता हो तो, एक क्या होता है करंट एसेट, एक क्या होता है करंट लाइबिलिटीज। दोनों का ही प्रोजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। क्योंकि करंट एसेट में मैंने तो अभी सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया, क्या, इन्वेंट्री, पर एक्चुअली तो बहुत सारे होते हैं, क्या, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ आता है उसमें। तो हम आने वाले साल में कितनी यूनिट्स बेचने का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कितनी यूनिट्स हमारे पास स्टोरेज में रहेगी, कितने महीने का क्रेडिट देंगे, डेटर्स में कितना पैसा ब्लॉक रहेगा, इन्वेंट्री में कितना पैसा ब्लॉक रहेगा, कैश कितना रखेंगे, उसमें से कितना क्रेडिटर्स हमें ऑलरेडी उधारी दे रहे हैं, ये सब का प्रोजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोगों में से जिनके भी घर वाले एंटरप्रेन्योर्स है, और मतलब सूरत इज अ सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो बहुत सारे टेक्सटाइल ट्रेडर्स, डायमंड ट्रेडर्स यहाँ पे हैं, वो सब ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं, बस उन्होंने फॉर्मली कभी पढ़ाई नहीं की इसकी, ठीक है, या बहुत सारों ने की भी होगी, ऐसा नहीं है, बट इनफॉर्मली वो यही डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि जब साड़ी का सीजन आने वाला है, जैसे सूरत से अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में साड़ीज डिस्पैच होती है, तो जब सदर्न इंडिया के फेस्टिवल्स आने वाले तो उससे 2-3 महीने पहले शुरुआत हो जाती है, नॉर्दर्न इंडिया के फेस्टिवल्स आने वाले तो उससे 2-3 महीने पहले तैयारी हो जाती है, ठीक है। जैसे ईस्टर्न इंडिया में जब दुर्गा पूजा आने वाली होती है तो उससे पहले 2-3 महीने पहले तैयारी हो जाती है। तो वो क्या करेगा, जो एंटरप्रेन्योर है, वो कितना माल रखना है उसका पहले से ऑर्डर दे देना, उतना स्टॉक बढ़ा के रखना, तब डिमांड सर्ज होगी और व्यापारी मांगने आए तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे प्रोसेस में 20-25 दिन लगता है। आप ग्रे खरीदोगे, ग्रे आएगा, ग्रे डाइंग एंड प्रिंटिंग के लिए जाएगा, फिर वहां से आएगा, फिर कटिंग होगी, फिर एम्ब्रॉयडरी के लिए जाएगा, ठीक है, फिर उसकी पैकिंग होगी, दिस विल टेक प्रोसेस, और 10 दिन ट्रांसपोर्टेशन में भी लगेगा, यहां से वहां पहुंचने में 7 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितना भी। तो अगर हमारे पास माल पहले से रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो पहले से उसको प्रोजेक्ट करके चेक करना और ये एस्टिमेट लगाना, ये हमको पता होना चाहिए। क्योंकि आप में से कई सारे जन हो सकता है आर्टिकलशिप करेंगे इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, तो उसमें मशीन का कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसकी कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उसका पूरा डेटा फिल करना होता है, इनडायरेक्टली ये बहुत काम आएगा उसमें। तो अगेन फोर्थ डिसीजन हम देखने वाले हैं, क्या नाम है फोर्थ डिसीजन का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। एंड ये सारे डिसीजंस, ठीक है, जैसे फाइनेंसिंग में मैंने 3 पार्ट लिखे हैं, ठीक है, एक चैप्टर 4 है, एक चैप्टर 5, एक चैप्टर 6 है, ये चैप्टर 7 है, ये चैप्टर 8 है, ये चैप्टर 9 है।
तो 4 5 6 जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बाद में आऊंगा तो अच्छे से वो दोनों किए हुए या तीनों किए हुए होंगे तो पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब 100 रुपए अगर मैं रेज कर रहा हूं तो मेरे को कितना रुपए मिनिमम कमाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ना ये तो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं घर वाले आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं? अरे ये रेपियर मशीन है, ये वाटर जेट मशीन है, ये एयर जेट मशीन है, ठीक है, तो तुरंत शायद किसी के पास नहीं है तो क्या मुझे कितना छूटेगा, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड शायद है कि मैं कैपिटल रेज करूंगा तो कितना पैसा पड़ेगा। तो 100 रुपए पे सपोज 20 छूट रहा है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, ठीक है, 20 छूट रहा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 ही है, तो फीजिबल है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हमें ये सिखाएगा, क्योंकि हम एक सोर्स से तो पैसा लेंगे नहीं, बिजनेसेस में मल्टीपल सोर्सेज से पैसा होता है। एक कहां से आता है? इक्विटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनर्स पैसा। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगेन ओनर्स पैसा, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तीसरा डिबेंचर्स, जो बहुत जनों ने बोला अभी। चौथा बैंक लोन। पांचवा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज होती है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है, बहुत सारे पार्ट आते हैं। सो उस केस में हर एक का इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा वो निकालना आना चाहिए। और सपोज अब हमने सारे थोड़े थोड़े रेज किए, अभी कोई 1000 करोड़ रेज कर रहा है तो सारे सोर्सेज से थोड़ा थोड़ा रेज करना पड़ेगा। तो इन सब का एक कॉम्बाइंड वैल्यू जो मैं एमडी को बता दूं, सीई को बता दूं, क्या कि भाई 100 रुपए रेज करोगे तो 12.5% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब आपको 12.5 तो मिनिमम कमाना ही पड़ेगा पोस्ट टैक्स। तो प्री टैक्स में भी अगर 20% से वर्क बैक करे तो 16-17% जैसा आपको कमाना ही पड़ेगा। अब फिर वो देखेंगे कि प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न छूट रहा है, वो आईआरआर बताएगा। सपोज वो 20% है और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% ही है, तो हम बोलेंगे कबूल है, एक्सेप्टेड, ठीक है, वी कैन गो हेड विद इट। व्हाई? बिकॉज रिटर्न छूट कितना रहा है? 20, ठीक है, सामने कॉस्ट कितना है? 17। तो इन्वेस्टमेंट हमें ये बताएगा कि मिलेगा कितना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बताता है कि लगेगा कितना। तो दोनों इंटीग्रेटेड चैप्टर्स है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें ये तो पता होना चाहिए कितना रेज करना है, वो हमें कौन बताएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो चैप्टर नंबर 4 हमें वेरियस सोर्सेज, ठीक है, इट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट वेरियस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ठीक है, लाइक इक्विटी, लाइक डेट, ठीक है, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, लाइक मे बी रिजर्व्स एंड सरप्लस विच इज सिमिलर टू इक्विटी, इसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेट में भी अभी फिर आ जाता है बैंक लोन एक आ जाता है, डिबेंचर्स एक आ जाता है, ठीक है, डिबेंचर्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक आ जाता है, ठीक है, ये सब देखना है। प्रेफरेंस शेयर्स अगेन मल्टीपल कैटेगरी आ जाती है। तो हर 100 रुपए रेज करने पे, क्या हर 100 रुपए रेज करने पे हमारे को इफेक्टिवली कितना कॉस्ट लगेगा, विच इज द मिनिमम डिजायर्ड पार्ट। लाइक आप सीए बने और आपको घर वाले ने बोला तेरे को जो एक्सप्लोर करना है कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको भी हमारे बिजनेस में जरूरत ही है बंदों की, ठीक है, थोड़ा अपने प्रोफेशनल बात करते हैं, तो हम तुझे 12 लाख दे देंगे, देख लेना आना हो तो। नाउ दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू आर एक्सप्लोरिंग, अभी मैं काम का मिल रहा है नहीं मिल रहा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, वो सब साइड पे रख रहा हूं, प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स देखे तो आप कहीं बाहर जॉब देख रहे हो तो आप क्या देखोगे? मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 12 लाख, बिकॉज दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट? योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उतना नहीं कमाएंगे तो कोई ना कोई प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस नाराज हो जाएगा, ठीक है, या सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो दैट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अर्न्ड बाय द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कितना दे रहा है वो निकालेंगे इन्वेस्टमेंट में, और कितना कमाना चाहिए वो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज है। तो पहले तो हमें सारे सोर्सेज समझने चाहिए और सोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने चाहिए। लाइक इरिडीमेबल डिबेंचर्स है तो उसमें इंटरेस्ट 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 ही देंगे, प्रिंसिपल तो कब देना पड़ेगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी, पता ही नहीं है वो तो। जबकि रिडीमेबल डिबेंचर है तो 5 साल का ही प्रोजेक्शन है, 10 साल का ही प्रोजेक्शन है। प्रेफरेंस डिविडेंड है तो हम लोग वो टैक्स काटने के बाद देंगे।
ठीक है, इक्विटी है तो उनको तो डिविडेंड देना नहीं देना जरूरी नहीं है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब के ऊपर नॉलेज हमें देगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो आपकी अवेयरनेस ऑफ अकाउंट्स और अदर फील्ड्स भी बहुत काम आएगी इसमें, क्योंकि अब कुछ लोग अगर अभी सोचने लग गए अरे यार ये इक्विटी क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो देन वी नीड टू रश अ बिट सडनली, ठीक है। बट इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर देन दिस इज गोइंग टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट अ बिजनेसमैन डज थ्रू आउट। के सीजन का टाइम आने वाला है तो एक्स्ट्रा पैसा लगाना है तो बैंक से मैं पहले बात करके रखूं और ये कर लूं, या फिर इस बार थोड़ा सरप्लस पैसा है, एक जन प्रोजेक्ट डाल रहा है उसको थोड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं थोड़ा असेसमेंट कर लूं, ये मशीन कितने साल चलेगी, कितना रिटर्न छूटेगा, मैं कितना टका का पार्टनर हूं, मुझे कितना मिलेगा, हाँ बोल दूं। या मेरे पास कोई अलग अपॉर्चुनिटी है तो मैं जो बिजनेस से कमाया वो कहीं एआईएफ में डाल दूं, म्यूचुअल फंड्स में डाल दूं, क्या करूं, वो वाला पार्ट। सो डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन काफी इंटीग्रेटेड है, एंड सबके बारे में हम थोड़ा 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 अवेयरनेस लेंगे अबाउट हाउ टू गो अहेड। देन देयर कम्स चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज अबाउट व्हाट, कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब वैसे आपको आइडिया हो गया नाम सुन के, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना प्रेफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव यह है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं, वेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखेंगे भी अपने, बट लॉन्ग रन में इट इज ऑलवेज दैट वेल्थ शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। तो लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर तो क्या स्ट्रक्चर रखें जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो वो देखना, मतलब डेट कितना, इक्विटी कितना, मिनिमम कितना कमाना पड़ेगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, हमारा ईपीएस कितना होगा, पी मल्टीपल क्या होता है, मार्केट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल को स्ट्रक्चर कैसे करना है, इक्विटी 50% रखें, बाकी 50% डेट रखें, या इक्विटी 80 रखें, डेट को 20 रखें, या इक्विटी 20 रखें, 80 डेट रखें, किसमें कितना रिस्क है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और एग्जैक्टली हम उससे कितना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर पाएंगे, उसके ऊपर चैप्टर है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर थोड़ा पार्ट, ईपीएस मैक्सिमम किस में आता है, और क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड देन ये वर्ड तो आपने बार बार सुना होगा, लेवरेज। लेवरेज, लेवरेज इज प्रेजेंस ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन योर अर्निंग्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। दो तरह के फिक्स कॉस्ट होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, कमाओ नहीं कमाओ इतना तो देना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, कमाओ नहीं कमाओ, जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया उनको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये दो एग्जांपल एक एक के दिए, बट और ऐसे बथेरे एग्जांपल्स है, बहुत सारे तरह के पार्ट है, बिकॉज आपके ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में तो कितनी सारी चीजें आती है, कई तो सैलरीज भी फिक्स होती है, रेंट फिक्स कॉस्ट होता है। तो ऐसे फिक्स कॉस्ट का हमारे ओवरऑल अर्निंग पे क्या एग्जैक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड सिमिलरली हमारा इंटरेस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज। तो लेवरेज हमें रिस्क के ऊपर बताता है, और जब भी मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो कभी भी सिर्फ रिटर्न को देख के कभी आगे मत बढ़ना, इट इज ऑलवेज रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न एंड रिस्क। बंजी जंपिंग करेंगे, मजा बहुत आएगी, लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव होता है अलग अलग सेम ही चीज को देखने का। हमें उस टाइम पे मजा दिख रहा होता है, मम्मी पापा को बोलेंगे तो उनको सजा दिख रही होती है, उनको ऐसा लग रहा है यार गिर गया तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन द रिस्क एस्पेक्ट। हमें ऐसा दिख रहा है यार कितना मजा आएगा, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन द रिटर्न एस्पेक्ट। तो इट इज ऑलवेज कि जब हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन भी ले रहे हैं तो इट इज नॉट जस्ट द रिटर्न, इट हैज टू बी द रिटर्न एंड द रिस्क। तो लेवरेज हमें थोड़ा इंपैक्ट बताता है, रिस्क को मैग्नीफाई करके बताता है, 1 रुपए चेंज का कितना मैग्नीफाइड इंपैक्ट आ सकता है ऑन ईपीएस, ऑन ईबीआईटी, ऑन कंट्रीब्यूशन,
वो अलग अलग एस्पेक्ट हम लोग देखने वाले हैं इन द चैप्टर कॉल्ड लेवरेज। आपने एक टर्म पढ़ा होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बचपन में, ठीक है? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ऐसा देखा होगा आपने। डबल एज स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार, ठीक है? फायदा होगा तो बहुत होगा, नुकसान होगा तो लग जाएगी, वैसा। बिकॉज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, हम बाहर से पैसा ले रहे हैं, उनको फिक्स कितना देना है, 12%। तो 100 रुपए हमने उससे लिया, 100 रुपए हमने हमारा लगाया। तो बेसिकली क्या हो गया, 100 उनसे लिया, 100 हमारा लगाया, इनको 12% देना है। हमने ये 200 पे कमाया कितना, सपोज 20% कमा लिया, तो 200 का 20% कितना हो गया, अगर हम देखें तो 40। हमने कमाया 40, हमको देना कितना है ये इक्विटी डेट वालों को, 12। तो हमारे पास बच कितना गया, 28। जबकि हमने तो कमाया 20 ही था, पर 20 की जगह हमारा रिटर्न 28 क्यों हो गया, क्योंकि उनके 100 रुपए पे हमने कमाया कितना है, 20, जबकि उनको दिया कितना है, 12। तो 8 रुपए का एडवांटेज हो गया हम लोगों को। और मैंने 50-50 रेशियो रखा है तो सीधा ऐड कर सकता हूं, अदरवाइज देखना होगा। बट हमें 8 रुपए का डायरेक्ट एडवांटेज हो गया। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू पे 12 बट आई एम अर्निंग 20 ऑन इट, तो उनका 8 हो गया। बट मेरा कमिटमेंट क्या है, मैं 12 हमेशा दूंगा, चाहे दिन हो या रात हो, मतलब अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। जब 12% से ज्यादा कमा रहा हूं या फिर 12% से कम कमा रहा हूं, जैसे कि सपोज अब मैंने 100 रुपए 12% पे लिए, 100 रुपए मेरा डाला, और ये 200 पे मैं सिर्फ कितना कमा पाया, ये 200 पे मैं 9% ही कमा पाया। तो 200 का 9% कितना होता है, अगर हम देखें तो 18। पर इन्हें हमें कितना देना पड़ेगा, मिनिमम 12। तो 18 में से हम 12 देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा। तो यहां उल्टा हो गया कहानी, हमने हमारे 100 पे कमाया कितना था, 9, लेकिन हमें मिल कितना रहा है, क्योंकि हमारे 3 कौन ले गए, जिनको कमिटमेंट दिया था फिक्स 12% देने का। तो एक में फायदा हो गया, एक में नुकसान हो गया। दैट इज वाई इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। तो इसका क्या एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स होगा, वो हमें कौन बताता है, लेवरेज। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक प्राइमरी एग्जांपल दिया, बट लेवरेज में हम अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे, लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज, लाइक फाइनेंशियल लेवरेज, जो हमें एक बेसिक अवेयरनेस देगा। तो अभी हम ऐसा समझ लो कि शादी सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी खाना नहीं खा रहे, अभी बहुत सारे गेस्ट आए भी नहीं है, ठीक है, खाना सर्व होना शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है, आपको मन में आ रहा है ऐसा कि यार चालू हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है, हम भी खा लेते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ राउंड लगा रहे हो, ठीक है, स्टार्टर क्या है, मेन कोर्स क्या है, डेजर्ट क्या है, मिठाई में क्या क्या है, रसमलाई है कि नहीं है, मैंगो रबड़ी है कि नहीं है, ठीक है, आइसक्रीम कौन सी वाली है, लाइव ब्राउनी है कि नहीं है, इट इज जस्ट ये पार्ट। सो दिस इज अ जस्ट राउंड about the various types of decision makings that we are going to take, and in सब में आपको thorough understanding होनी चाहिए about your balance sheet and statement of P&L and its related ratios. That is why there is one more chapter on this which is on ratio analysis, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 की तरह वर्क करता है, जहां पे हम लोगों को बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। मेनली तो क्या है, बैलेंस शीट पीएनएल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड जितने भी रेशियोज बनते हैं जो आपने अभी 11th-12th में पढ़े हैं वो सब आएंगे। फाउंडेशन में थोड़ा बहुत आपने अंडरस्टैंडिंग लिया था वो आएगा, और कुछ नए रेशियोज भी आएंगे, like debtors turnover ratio, inventory turnover ratio, bills receivable turnover ratio, trade receivable turnover ratio, working capital turnover ratio, GP ratio, NP ratio, OP ratio, interest coverage ratio, return on equity, return on capital employed, उसके बाद आपकी current ratio, quick ratio, ठीक है, asset turnover ratio, उसके बाद debt equity ratio, total asset to turnover ratio, उसके total asset to debt ratio, proprietary ratio, everything. Because हमें कहीं फाइल रखनी है तो भी रेशियोज प्रोजेक्ट करके बताने होंगे, हमें बैलेंस शीट को रिवर्स वर्क करना है तो भी हमें रेशियोज कंस्ट्रक्ट करके बताने होंगे, हमें अगर बैलेंस शीट को अच्छे से समझना है तो भी रेशियोज बताने होंगे, और कई बार इन्वेस्टमेंट के लिए दो कंपनीज को कंपेयर करना है तो भी हमारे को रेशियोज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सो उस पर्सपेक्टिव से देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड रेशियो एनालिसिस which will give you a thorough understanding
ऑफ ऑल द वैरायटी ऑफ डिफरेंट रेशियोज। ईपीएस क्या है, पी मल्टीपल क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है। आज ही सुबह सीए फाइनल में एक सम करा रहा था, उसमें आप पूरे फाइनल में कहीं पे भी कैपिटल गियरिंग रेशियो का नामो निशान नहीं है, पर सम में उन्होंने कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है। तो यहां की अंडरस्टैंडिंग काम लगेगी, आज सुबह की बात है एग्जैक्टली, ठीक है, कि वो पता होना चाहिए हमें। तो रेशियो विल ऑलवेज बी हेल्पिंग यू, ठीक है, टू इंटीग्रेट। और ऐसा कभी समझना ही मत कि इंटर और फाइनल अलग अलग है, मतलब ऑफ कोर्स फाइनल का इंटर में नहीं आएगा, पर इंटर का फाइनल में हमेशा आ सकता है, ठीक है। सो द मोर द मेरियर, जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना बेटर होगा। तो इसको ऐसे ही समझे कि दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर लाइफ, बिकॉज इंस्टीट्यूट विल नेवर से कि ये फाइनल में, बट फाइनल में वो लोग एक एस्ट्रिक मार्क देते हैं कि योर लेवल ऑफ नॉलेज शुड नॉट बी वर्किंग, योर लेवल ऑफ नॉलेज शुड बी एक्सपर्ट। And when we are expert in something, we must be aware about all the past things. So there is a chapter on ratio analysis, which will give you understanding about ratios. क्योंकि चाहे financing decision हो या investment हो या dividend हो या working capital हो, here there कहीं ना कहीं ratio का implication आ ही जाता है। And there is one chapter, chapter number 2, जो कि वैसे ये financing decision से connected है, but ये theory है, जिसमें ये सारे सोर्सेज मैंने थोड़ी देर पहले बोले थे ना, उनका लाइन से नाम है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज है तो कौन कौन से हैं, स्टार्टअप है तो कैसे होगा, अगर किसी को बैंक से उधारी लेना है तो क्या होगा, किसी को लीज पे लेना है कुछ तो क्या होगा, फाइनेंसिंग लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्टेबल क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है, डिबेंचर्स में आपके कॉलेबल डिबेंचर्स क्या होता है, पुटेबल डिबेंचर्स क्या होता है, मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, है एक्चुअली भी ऐसा, ठीक है। फिर डिबेंचर्स क्या तरह के होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। हम बचपन से सिर्फ इतना रेस्ट्रिक्टेड है कि डेट है, इक्विटी, आता भी वही है, बट देयर आर मल्टीपल सोर्सेज। तो वी मस्ट बी अवेयर, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि असेट क्लास को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स का अवेयरनेस होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। वो वैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, ये यहां पे पहले जो लिखा था, दिस वाज चैप्टर 2, ठीक है, बट दिस विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग थियोरिटिकली। तो आता भी है इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन फाइनेंशियल लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड्स विद इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, वो लोग कैसे रेज करते हैं, वो वाला पार्ट हम लोगों को थोड़ा देखना होगा। एंड एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो अभी हमने कर लिया है, ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकली और देखेंगे, बट पूरे सब्जेक्ट को अवेयर करवाता है वो हमें, ठीक है। दैट इज आवर चैप्टर नंबर 1। सम वाइज कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ थियरी है, बट थियरी हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी देखेंगे। बट प्राइमरी अवेयरनेस है तो सब्जेक्ट की अवेयरनेस दे रहा है कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपके क्या रोल होने चाहिए, आप क्या क्या देख सकते हो, कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हो। तो ये डिसीजंस ले सकते हैं अपने फाइनेंसिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, डिविडेंड के अंदर, वर्किंग कैपिटल, और यहां रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। आगे जाके आपको अगर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट वेरियस असेट क्लासेस। म्यूचुअल फंड में किसी को इन्वेस्ट करना है तो एनएवी क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और अभी तक आपको सवाल नहीं आते तो ये आने भी चाहिए, बिकॉज तो ही तो वो इनक्विजिटिवनेस रहेगी, अदरवाइज तो प्रोसीजरल तो एआई भी कर ही रहा है हमारे बहुत सारे काम। तो इफ यू विल नॉट बी अवेयर, यू विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजंस। तो दिस शुड कम एज अ पार्ट। तो यहां से फिर यहां जहां छूटेगा वहां से फाइनल कनेक्ट होता है, क्योंकि फाइनल में हम पढ़ेंगे अबाउट इक्विटी, रिस्क एंड रिटर्न, अबाउट म्यूचुअल फंड, रिस्क एंड रिटर्न, अबाउट बॉन्ड मार्केट्स, रिस्क एंड रिटर्न, अबाउट डेरिवेटिव्स, रिस्क एंड रिटर्न, एंड अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स लाइक करेंसी। क्योंकि अब मानो नहीं मानो डॉलर 90 पे पहुंच गया, ठीक है, किसी ने 6 महीने पहले माल बेचा था और पैसा अब आने वाला है, तो अच्छी बात है क्योंकि 85 का 90 हो गया। पर किसी ने 6 महीने पहले इंपोर्ट किया था, ठीक है, तो अब बुरी बात हो गई क्योंकि उसने $1,00,000 का माल खरीदा था, 85 लाख का कितना हो गया, 90 लाख चुकाना पड़ेगा। अब उसने तो मार्जिन ही 10 लाख का रखा था, उसमें 5 लाख तो इधर ही घुस गए उसके, तो खत्म हो गया उसका प्रोडक्ट। तो क्या हम हेजिंग कर सकते हैं उसकी? हाँ, कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे।
हमने कहीं शेयर्स में पैसा लगाया, अब हम बेचेंगे तो टैक्स लग जाएगा एसटीसीजी, और नहीं बेचेंगे तो बाजार गिरेगा, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो क्या कोई उसका जरिया है क्या हेजिंग करने का? हाँ है, वो वहां देखेंगे। तो यहां जहां हम रोकेंगे वहां से आपका सीए फाइनल स्टार्ट होता है, एंड देयर वी विल बी वेरी मच हैप्पी टू अंडरस्टैंड अबाउट इक्विटीज, बॉन्ड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर नंबर 7 है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो पूरा का पूरा सीए फाइनल में भी है, बस उधर वर्ड दे दिया एडवांस्ड, बट इट इज सेम। सो ये एक प्राइमरी अवेयरनेस है अबाउट योर subject as a whole of financial management, and again how is of course very simple, but you must be knowing कि क्या क्या होने वाला है, कौन सा चैप्टर किसकी बात करता है। जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसकी बात करेगा? वो बात करेगा कि शॉर्ट टर्म में हमें पैसा चाहिए तो कितना रेस करना है, कैसे रेस करना है। अगर हम लोग डिविडेंड दे के नहीं दे, उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो वी वोंट बी एबल टू टेक डिसीजंस। मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, उसकी अवेयरनेस हम कैसे ले पाएंगे? पैसा रेस कहां से करेंगे? ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हमें देता है अबाउट ये पार्ट। ये जितने भी वर्ड्स है सब एक एक चैप्टर ही है, या सब एक एक टॉपिक ही है, हमारे सब टॉपिक्स ऑफ आर द होल सीन कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैंने वाई थोड़ा बताया, ठीक है, एंड अभी वॉट के फॉर्म में क्या आएगा, तो 50 नंबर का इसका वेटेज है, ठीक है। 50 नंबर का 30%, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। जब से एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हुए अभी से फिक्स ट्रेंड है, 10 मार्क का एक केस बेस्ड सिनेरियो आएगा, ठीक है, और 2 और 1 नंबर के, और मतलब टोटल 8 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें 5 एक केस बेस के हैं जो कॉमन 2-3 पेज की एक केस स्टडी होगी, ठीक है, और जैसा हम कॉस्टिंग में कर रहे थे वो राजू वाला, ठीक है, वैसा ही तो एक 5 क्वेश्चंस उसके आएंगे और 2-3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क का वो, एंड 35 मार्क्स का फिर क्या आएगा आपको, जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, ठीक है, एंड देन फिर कोई भी 3 क्वेश्चन से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करने होंगे। सो 15 मार्क्स एमसीक्यूज, 15 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन, 30 ये हुए 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होंगे आपको, ठीक है। सब चैप्टर से पूछते ही है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे नहीं पूछेंगे, भले 2 नंबर का पूछे, 5 का पूछे, मोटा मोटी आएगा ही, रेयरली देयर इज इन अ पेपर के नहीं आए। ऑल्सो इंस्टीट्यूट इसमें पूछने में आ जाए तो बहुत जबरदस्त लेवल की वाट लग सकती है, होता नहीं है वो बात अलग है, बट आप हमेशा वैसा ही बोले जो मैं क्लास में बोलता हूं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड वील होप फॉर द बेस्ट रिगार्डिंग के होल पार्ट। ऐसा ही सेम एसएम का भी पार्ट है जो सेकेंड पार्ट है, पेपर 6B, ठीक है, अगेन उसमें 15 मार्क के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, एंड देन 15 10 10 ऐसा और बनेगा, टोटल 50 + 50। बट द चैलेंज हियर इज दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसमें रिवीजन में प्रॉब्लम आती है। तो व्हेन यू आर डूइंग, अभी ऐसा ही करे कि जो फर्स्ट टाइम में हो रहे हैं उन सम्स को थोड़ा काट दे, या उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिख दे साइड पे, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ रिवीजन इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड वेरी मच, क्योंकि 9 चैप्टर्स है और ठीक ठाक लेंथ है, तो ढंग से करने जाएंगे तो 1.5 दिन जो हमें मिलता है वो तो इसी में निकल जाएगा, बट साथ में हमें एसएम के भी चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो दोनों का बैलेंस कैसे बनाना है वो बहुत बड़ा लाइफ लेसन ये सिखाता है ये सब्जेक्ट, कि हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस, बिकॉज बैलेंस इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हेल्थ और प्रोफेशन का हो, चाहे वो फैमिली और वर्क का हो, ठीक है, चाहे वो एफएम और एसएम का हो, ठीक है, इट वर्क्स इन ऑल दैट वे। तो थोड़ा उसको भी हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो ये जनरल आपका एक ओवरव्यू हुआ अबाउट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लाइन से ही जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 से शुरू करेंगे, 4 5 6 पहले फाइनेंसिंग अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ठीक है, बाकी सब इंडिपेंडेंट है, कैसे भी जा सकते हैं, रेशियो ले लो, WCM ले लो, ठीक है, ये बट 4 उठा रहे तो 4 5 6 साथ में करो, ठीक है। सो ये एक हमारा सीरीज रहेगा ऑफ गोइंग अहेड विद द चैप्टर्स।